सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। विद्यार्थियों, हमने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें जो ऊष्मा चैप्टर है क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4, इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो इसका प्रथम भाग था उसमें हमने पढ़ा ऊष्मा क्या है, गर्म ठंडे का हमने हमारी त्वचा किस प्रकार से उसको पहचानने में विश्वसनीय है या नहीं है उसको हमने जाना। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर, इससे किस प्रकार से ताप को मापते हैं। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां कौन सी है, और इसके बाद में हमने प्रयोगशाला तापमापी और उसका भी ताप लेते समय क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इसकी हमने जानकारी की थी। और अंत में डिजिटल थर्मामीटर क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का इसका जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम एक नया टॉपिक आज प्रारंभ करते हैं, वो है ऊष्मा का स्थानांतरण। तो आज का हमारा नया चैप्टर है ऊष्मा का स्थानांतरण। आप जानते हैं और आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, ज्वाला यानी हम आग पर रखते हैं, अग्नि पे रखते हैं, वो गैस हो सकती है, वो चूल्हा हो सकता है, उसमें गैस जल सकती है या लकड़ी जल सकती है। तो जो अग्नि के ऊपर, ज्वाला के ऊपर हम जो बर्तन को रखते हैं तो वह बर्तन गर्म क्यों हो जाता है? उसमें वास्तव में क्या होता है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। अब ये ज्वाला से बर्तन की ओर जब चली जाती है, और आपने इसमें और देखा होगा कि जब आप बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि वह बर्तन गर्म कैसे हुआ और बाहर रखने से धीरे धीरे ठंडा कैसे हो गया। अब वो गर्म कैसे हुआ, ठंडा कैसे हुआ, उसके पीछे जो कारण है वो ऊष्मा है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। कब? जब बर्तन ठंडा होता है। हमने ज्वाला के ऊपर रखा तो उसकी जो ऊष्मा है वो ज्वाला से बर्तन में स्थानांतरित हुई और बर्तन गर्म हो गया, और बर्तन में हमने दूध रखा है, पानी रखा है, जो कुछ भी रखा है वो भी उसमें गर्म हो जाता है। और उसके बाद में जब हम बर्तन को ज्वाला से नीचे उतार के रख लेते हैं तब वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा इसलिए हो जाता है कि जो बर्तन की ऊष्मा है वह अपने चारों ओर के परिवेश में स्थानांतरित हो जाती है, वो निकल जाती है। अब आप समझ गए कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। हमने जब बर्तन को रखा गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर रखा तो बर्तन ठंडा है, और जो नीचे अग्नि जल रही है वो गर्म है। तो अग्नि से, गर्म से जो ऊष्मा है वो ठंडे बर्तन की ओर प्रवाहित हो गई। और हमने जब उस बर्तन को गैस पर से उतार के नीचे रख दिया तब बर्तन तो गर्म है लेकिन उसके आसपास का जो परिवेश है वो ठंडा है। तो फिर बर्तन से ऊष्मा अपने आसपास के परिवेश में चली गई, यानी ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। अब ये ऊष्मा किस प्रकार से स्थानांतरित होती है, इसका स्थानांतरित होने का क्या तरीका है, इसका एक छोटा सा हम प्रयोग करते हैं। हम एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ को अथवा चपटी पट्टी को ले, जिस प्रकार से आपका स्केल होता है उस प्रकार से कोई चपटी पट्टी किसकी लेंगे? किसी धातु की। एल्यूमिनियम की ले सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं, कॉपर की ले सकते हैं, किसी भी धातु की हो सकती है। उस छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देंगे। ये देखिए, ये हमने, ये धातु की पट्टी है,
ये लोहे की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। और ये हमने इसको लगाने के लिए हमने 2 ईंटों का प्रयोग किया है। तो ईंटें हैं, उस ईंटों की 2 ईंटों के बीच में हमने इसको दबा दिया और यहाँ हमने मोम के टुकड़े लगाए। यहाँ पे मोम के टुकड़े चिपका दिए। ये 1 नंबर टुकड़ा है, ये 2 नंबर टुकड़ा है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। ये 5 टुकड़े हमने इसके लगा दिए। अब हमें क्या करना है, ये मोमबत्ती की सहायता से इस छड़ के इस किनारे को हमें ऊष्मा देनी है। अब आप जानते हो ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है। अब ये तो गर्म है, यहाँ से ये लो क्या है, गर्म है। और ये छड़ क्या है, इस समय ये छड़ प्रारंभ में ठंडी है। अब ये जो यहाँ की गर्मी है, ये ऊष्मा यहाँ प्रवाहित होनी प्रारंभ हुई। अब सबसे पहले ऊष्मा नहीं यहाँ, ये सबसे पहले ऊष्मा यहाँ पहुँची है। हम इसको एक दूसरे स्थान के लिए, अब सबसे पहले ऊष्मा मान लीजिए यहाँ आ गई। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। अब ये ऊष्मा इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे धातु में जब ऊष्मा आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं चालन। अब यहाँ मोम का टुकड़ा लगा हुआ था, तो यहाँ बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर ऊष्मा पहुँची तो ये यहाँ तक ऊष्मा पहुँचने से ये धातु की छड़ गर्म हो गई और गर्म होने से यहाँ जो मोम का टुकड़ा लगाया हुआ है वो मोम का टुकड़ा नीचे गिर गया। अब आप देखिए ये पहला टुकड़ा गिरा है, उसके बाद में अभी 4 टुकड़े और लगे हुए हैं, उसके बाद में फिर अब यहाँ से ऊष्मा तो यहाँ जा रही है लेकिन चालन के द्वारा ऊष्मा यहाँ तक पहुँच गई। अब फिर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगी। जब यहाँ पहुँच गई तो फिर यहाँ पे गर्मी आ जाएगी, ये छड़ गर्म हो जाएगी। गर्म होने से आपको पता है कि मोम पिघलता है और ये दूसरा मोम का टुकड़ा भी नीचे गिर जाएगा। उसके बाद में फिर ये आगे ऊष्मा का चालन हो रहा है और ये फिर तीसरा टुकड़ा नीचे गिर जाएगा। फिर ऊष्मा आगे बढ़ रही है और ये चौथा टुकड़ा नीचे गिर जाएगा और इसके बाद में ऐसे करते करते ये 5वां टुकड़ा भी नीचे गिर जाएगा। तो ये जो तरीका है ऊष्मा का इस प्रकार से आगे बढ़ने का, इसको कहते हैं ऊष्मा का चालन। तो ये चालन विधि के द्वारा ऊष्मा इस प्रकार से आगे स्थानांतरित होती है। तो ये धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ये प्रयोग के द्वारा हमने अभी देखा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये मोम के टुकड़े आपने प्रयोग में देख लिया कि ये सबसे पहले जो बिल्कुल पास में होता है वो गिरना आरंभ करता है और उसके बाद में उसके आगे वाला टुकड़ा है वो गिर जाता है, फिर उसके बाद में जो आगे वाला टुकड़ा है वो गिर जाता है। इस प्रकार से ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित हो जाती है। तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको कहते हैं चालन। एक बार फिर से ध्यान कर लीजिए, चालन किसे कहेंगे, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहेंगे। अब ठोस में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम से ही स्थानांतरित होती है। किसमें, ठोस में। लगभग इसी प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब आप सोचिए क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा कि खाना पकाने के लिए उपयोग में जो धातु के बर्तन होते हैं उसके जो हत्थे होते हैं उस हत्थे के ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी या तो ऊपर चढ़ी होगी या हत्था ही प्लास्टिक या लकड़ी का होगा। अब इसका क्या कारण होता है, क्या आप किसी भी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हो? बिल्कुल नहीं उठा सकते। अब किसी छोटे बर्तन या बीकर में हम गर्म पानी लेंगे, एक दूसरा हम प्रयोग कर रहे हैं और उसमें कुछ वस्तुएं कौन सी, जैसे स्टील की चम्मच हो गई, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेंसिल या डिवाइडर हो गया, इसको लेंगे और इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबो देंगे और कुछ देर के बाद में प्रतीक्षा करने के बाद में दूसरे सिरे को छू कर देखेंगे। ये हमने एक बिक्कर में हमने गर्म पानी लिया और उसमें हमने जैसे स्टील की चम्मच है, प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, डिवाइडर है, ये चीज़ें हमने उसमें डाल दी और कुछ देर के बाद में 5 मिनट 10 मिनट के बाद में
उसका जो ऊपर का सिरा है, जो पानी में डूबा वो नहीं, जो ऊपर का सिरा है उसको हम छू कर देखेंगे कि कौन सा सिरा गर्म हुआ है, कौन सा सिरा गर्म नहीं हुआ है, उसको हम देखेंगे। और इस प्रकार से ये सारणी में आप बनाकर उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो वस्तु है और किसकी बनी हुई है और दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं होता है। तो जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। अब चालक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आ गई। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो हमने जो बिक्कर में जो हमने सामान डाला था, हमने धातु की चम्मच डाली थी, स्टील की चम्मच, तो उसका दूसरा सिरा आपको गर्म मिलेगा। जो आपने प्लास्टिक का स्केल डाला था उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं मिलेगा। फिर आपने कोई प्लास्टिक का डिवाइडर डाला था उसका भी दूसरा सिरा गर्म नहीं मिलेगा। अगर डिवाइडर आपने धातु का डाला है तो उसका दूसरा सिरा गर्म मिलेगा। तो जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे तो चालक कहते हैं। अब इसके उदाहरण कौन से हैं? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, तांबा, जितनी भी धातुएं होती है वो ऊष्मा की चालक होती है। तो जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है वो तो चालक कहलाता है, और जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सारे के सारे ऊष्मा के कुचालक हैं। ये अपने अंदर से होकर ऊष्मा को जाने नहीं देते। अब देखिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने जो भी प्रयोग किया उसमें हमने स्केल डाल दिया, डिवाइडर डाल दिया। इसमें हमने डिवाइडर धातु का डाला है, तो धातु का डिवाइडर डालेंगे तो वो ऊपर से गर्म मिलेगा आपको। ये स्टील की चम्मच है, ये पेंसिल है, तो पेंसिल क्या मिलेगी, उसके बाहर लकड़ी का खोल होता है तो वो आपको आगे से गर्म नहीं मिलेगी। तो ये ऊष्मा की कुचालक होती है। अब देखिए, अब जो कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं, जो ये कुचालक चीज़ें हैं उनको ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं, इस बात को ध्यान रखना आप। जल और वायु क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। और अब आप सोचोगे ये कुचालक है तो इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसको भी एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं हम। गोंद पैंदे का एक फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क नहीं हो तो एक बिकर ले सकते हैं। इसमें जल से इसको 2/3 भर देंगे और इसको किसी तिपाई पर रख देंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें ये फ्लास्क लिया हुआ है, ये फ्लास्क ले लिया और इसको 2/3 हमने पानी से भर दिया। इसके बाद में नीचे कोई मोमबत्ती रखकर या कोई स्प्रिट लैंप रखकर उसको हम पानी को गर्म करेंगे। तो फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करेंगे। फिर एक स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखेंगे। क्रिस्टल यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं, उसको हम धीरे से स्ट्रा के द्वारा पैंदे में छोड़ देंगे। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को हम गर्म करेंगे और अपने जो प्रेक्षण है आपको जो दिखाई देता है उसको हम नोट करेंगे। जब जल को हम गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल हमेशा ऊपर उठता है। और जब यह गर्म जल ऊपर उठता है तो इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेने के लिए आता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जो जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को कहते हैं संवहन। पहले थी चालन और ये है संवहन। इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए, ये फ्लास्क है और ये हमने इसमें 2/3 पानी भर रखा है। इसमें भर रखा है हमने पानी। अब नीचे से हमने इसको लैंप की सहायता से गर्म किया। ये तिपाई स्टैंड है, इस पर रखा हुआ है और हमने स्ट्रा के द्वारा यहाँ हमने पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डाल दिया। अब क्या होता है, अब यहाँ इसको ऊष्मा मिल रही है। ऊष्मा मिलने से यहाँ पर इसके ऊपर का पानी गर्म होता है। यहाँ पानी गर्म होगा, यहाँ पानी गर्म होगा तो क्या होगा, ये पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा। ये पानी गर्म ऊपर उठ गया। ये यहाँ से जैसे ऊपर उठेगा तो यहाँ का जो ठंडा पानी है वो दोनों ओर से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ का ठंडा पानी फिर यहाँ आ जाएगा, ये ठंडा पानी यहाँ आ जाएगा।
अब ये ठंडा पानी यहाँ आ गया तो फिर ये वापस गर्म होगा, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से जाएगा तो फिर इसका स्थान लेने के लिए यहाँ से पानी आ जाएगा। इस प्रकार से एक चक्कर चलता रहेगा और धीरे धीरे सारा पानी गर्म हो जाएगा। अब इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट का हमने क्रिस्टल डाला था, तो देखिए ये जैसे जैसे पानी इसमें गर्म पानी फैल रहा है, वैसे वैसे देखिए आप ये लाल दवा का जो ये रंग है ये भी फैल रहा है। देखिए यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अब ये धीरे धीरे सारे इसमें फैल जाएगा। तो इस प्रकार से ऊष्मा के चालन का जो ये तरीका है, इसको कहते हैं हम संवहन। तो ये ऊष्मा के स्थानांतरण की जो विधि है, ये विधि कहलाती है संवहन। अब वायु में उसका ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, आपने देखा होगा। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो आपने देखा होगा धुआं लगभग ऊंचा ही उठता है। ऊंचा क्यों उठता है? क्योंकि उसके आसपास की वायु, उसके ऊपर की वायु गर्म होती है, और वायु जब भी गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठेगी, हल्की हो जाती है वो। तो वो जैसी वायु ऊपर उठेगी, उसके साथ में धुआं है तो धुआं भी ऊपर उठ जाता है, और इसके आसपास की वायु उसका स्थान लेने के लिए आ जाएगी, फिर वो गर्म होगी और फिर वो ऊपर उठेगी। इस प्रकार से एक ये जो प्रक्रिया है वह चलती रहती है। अब इसका भी एक दूसरे प्रयोग के द्वारा हम इसको सिद्ध करते हैं। हम एक मोमबत्ती जलाएंगे और अपने एक हाथ को तो ज्वाला के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को साइड में रखेंगे। देखिए ये हमने मोमबत्ती जला रखी है और ये तो हाथ हमने रखा है इसके पार्श्व में इसके साइड में हो गया, और ये क्या है, ये है ऊपर, ये मोमबत्ती के ऊपर है। अब क्या होगा, ये मोमबत्ती की जो ऊष्मा है वो हाथ तक कैसे पहुंचेगी? अब इसके आसपास की जितनी भी वायु है, इसके आसपास की वायु, वो वायु इसके संपर्क में आने से गर्म हो जाएगी। अब जैसे ये वायु संपर्क में आने से गर्म होगी तो ये ऊपर उठेगी, वायु गर्म होके, और ये गर्म होके ऊपर उठेगी तो इसके आसपास की वायु फिर यहाँ पे आएगी, वही तरीका है, और फिर वो ऊपर उठेगी। तो ऐसे करके ये गर्म वायु यहाँ ऊपर उठती है और इस हाथ को हमें गर्मी लगती है। ये ऊपर जाने का इसका प्रक्रम चलता रहता है, इसलिए ऊपर वाले हाथ को तो आपको गर्म महसूस होगा, और जो ये साइड में हाथ है ये आपको गर्म महसूस नहीं होगा। अब ये कारण क्या है? क्योंकि संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण वायु में भी होता है। अब एक और चीज़ देखिए आप, समुद्र समीर और थल समीर। जो तटीय क्षेत्र में जो रोग लेते हैं, समुद्र के किनारों पर रहने वाले लोग हैं, वो एक मनोरंजक घटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी धरती या जमीन यह जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है। धरती क्या है? जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है, और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये आपने पहले देख लिया कि वायु गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी। तो दिन में जब सूर्य का धूप पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, तो उस समय समुद्र के किनारे एक तो जल है और एक ज़मीन है, तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, और जब ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी तो उसके ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। अब वह वायु ऊपर उठेगी तो इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु है, ये वायु गर्म वायु होकर ऊपर उठ गई, और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। समुद्र से कहाँ बहेगी? जमीन की ओर, और इस चक्कर को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, और इस प्रकार से यह एक चक्कर चलता रहता है, और इसको कहते हैं हम समुद्र समीर। और समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तटीय क्षेत्र के जो भवन है उसमें खिड़कियां समुद्र की ओर क्यों बनाई जाती है? समुद्र की ठंडी हवा का लाभ लेने के लिए। अब रात्रि में यही काम उल्टा हो जाता है। रात्रि में क्या होता है कि समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। अब ज़मीन क्या होती है? ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, और जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। अब रात्रि को क्या हो गया? अब ज़मीन तो जल्दी ठंडी हो जाएगी और समुद्र का जल
धीरे धीरे ठंडा होगा। अब जब धीरे धीरे समुद्र का जल ठंडा होता है तो फिर क्या होगा? अब गर्म क्या है? समुद्र का जल है। तो समुद्र के जल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, और वायु जब ऊपर गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठेगी और उसका स्थान लेने के लिए फिर स्थल से जो ठंडी वायु है वो वहाँ पर आएगी, और फिर ये ठंडी वायु आएगी और ऊपर की गर्म वायु स्थल की ओर जाएगी, तो ऐसे एक चक्र प्रारंभ हो जाएगा। इसको कहते हैं हम थल समीर। इस चित्र के द्वारा हम इसको आराम से इसको समझते हैं। देखिए आप, समुद्र समीर में क्या होता है? देखिए, ये सूर्य है, सूर्य का तेज प्रकाश पड़ रहा है। ये क्या है? सूर्य। अब सूर्य की रोशनी के वजह से अब ये यहाँ पे समुद्र है, ये समुद्र है, और ये क्या है? ये ज़मीन है। इसको ज़मीन कहेंगे, इसको थल भी कह सकते हैं। अब यह जल्दी गर्म हो गई, यह गर्म होगी, और ये इसकी अपेक्षा इसको कहेंगे हम ठंडी। तो ये जगह ठंडी है और ये जगह गर्म है। अब गर्म होने से क्या होगा? गर्म होने से यहाँ की वायु ऊपर उठेगी। ये ध्यान रखना, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अब ये वायु ऊपर उठेगी, और ये जैसे ही ऊपर उठी तो यहाँ की जगह खाली होगी, तो क्या होगा? यहाँ से ठंडी वायु यहाँ पर इसका स्थान लेने के लिए आएगी। अब इसका स्थान लेने के लिए ये वायु आ जाएगी, तो फिर इसके स्थान की पूर्ति करने के लिए इसकी ये एक चक्र बन जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये जो निशान बनाए हैं तीर के, तो समुद्र की ठंडी वायु है वो इधर चल रही है। इस बात को आप समझ गए? इसके बाद में ये देखिए, ये वही विषय इसमें दर्शाया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ की ज़मीन गर्म हुई, और ज़मीन गर्म होने से हवा गर्म हुई, और हवा गर्म होकर कहाँ जाएगी? समुद्र की ओर, और समुद्र की ठंडी हवा है वो यहाँ आएगी। तो इस प्रकार से एक ये चक्र चलता रहता है। अब देखिए, रात्रि को क्या हो जाता है? अब रात्रि को काम हो जाता है उल्टा। ये जो पहले वाला विषय था जिसमें समुद्र की ठंडी हवा दिन में थल की ओर जाती है, उसे कहते हैं समुद्र समीर। और रात्रि को क्या होता है? रात्रि को काम हो गया उल्टा। रात्रि को अब ये है गर्म समुद्र का जल, और ये है ठंडा। अब क्या होगा? यहाँ से वायु ऊपर उठेगी गर्म होके, ये वायु ऊपर उठेगी, तो फिर यहाँ से इसका स्थान लेने के लिए, ये यहाँ से स्थान लेने के लिए जाएगी, तो फिर ये इसकी एक पूर्ति कर देगी। तो यानी कि जो हवा है वो स्थल से जल की ओर चलेगी। इसके दूसरे चित्र में और देखते हैं, वही प्रक्रिया है। अब ये समुद्र का जल गर्म हो गया, ये समुद्र का जल गर्म हो गया, और गर्म होने से ये यहाँ ऊपर उठेगा, गर्म वायु ऊपर उठेगी, ये ऊपर उठेगी, तो इसका स्थान लेने के लिए यहाँ से ठंडी वायु आ जाएगी, और ये एक प्रकार से ऐसे एक चक्र पूरा हो जाएगा। तो ये संवहन के कारण से ये दो घटनाएं हैं, जो दिन के समय समुद्र समीर यानी हवा समुद्र से थल की ओर चलती है, और रात्रि में थल समीर यानी हवा थल से समुद्र की ओर चलती है। ये दोनों घटनाएं संवहन के कारण से होती है। अब देखिए, जब हम धूप में खड़े होते हैं, तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक यह ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन के द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अब चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हमें ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम के द्वारा आती है, जिसे कहा जाता है विकिरण। इसका ध्यान रखना आप। सूर्य से पृथ्वी के ऊपर जो ऊष्मा आती है वो विकिरण के द्वारा वो हमें प्राप्त होती है। अब विकिरण के द्वारा जब ऊष्मा स्थानांतरण होती है तो उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और माध्यम विद्यमान हो या नहीं हो
विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण के द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित कर देता है। हमने गर्म बर्तन को गैस से उतार के नीचे रखा, थोड़ी देर बाद में ठंडा हो जाता है, तो उसकी ऊष्मा जो बर्तन से अपने चारों ओर के परिवेश में स्थानांतरित हुई है वो विकिरण के द्वारा ही होती है। हमारा शरीर विकिरण के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है। हमारे शरीर में से भी हमेशा विकिरणों के द्वारा ऊष्मा निकलती रहती है और परिवेश उसको ग्रहण करता है, और इसी प्रकार से बाहर की ऊष्मा को भी हम विकिरण के द्वारा हम ग्रहण कर लेते हैं। सभी जो गर्म पिंड है वो विकिरणों के रूप में ऊष्मा को विकिरित करते रहते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, तथा कुछ भाग परागत हो सकता है, यानी वो छोड़ सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। ऊष्मा को जब अवशोषित करेगी वस्तु तो उसका ताप बढ़ जाएगा। इसीलिए जब हम धूप में बाहर जाते समय छाते का उपयोग करते हैं, ताकि वो जो धूप है उसकी जो ऊष्मा है वो हमारा शरीर उसको ग्रहण करके हमारे शरीर का ताप नहीं बढ़े, इसके लिए हम छाते का उपयोग करते हैं। अब एक और विषय आता है कि सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के जो रंग है उनका हम अलग अलग प्रकार के रंगों का उपयोग क्यों करते हैं। आप जानते हो गर्मियों में आप हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं और कहते हैं कि गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आपको पता है भैंस को भी ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि उसका रंग काला होता है, और काला रंग गहरा रंग होता है, ऊष्मा का वो अवशोषण करता है, इसलिए भैंस को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए गर्मी में हमें हल्के रंग के वस्त्र, यानी जो गहरे रंग के नहीं हो वो वस्त्र हमें पहनने चाहिए, और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसका एक प्रयोग के द्वारा हम पता लगाते हैं कि ये क्यों होता है। टिन के दो एक जैसे हम डिब्बे लेंगे, इसमें हमने दो ये स्टील के बर्तन ले रखे हैं, तो टिन के डिब्बे या स्टील के इस प्रकार से कोई भी हम बर्तन लेंगे और उसमें एक के बाहरी पृष्ठ को तो काला कर देंगे। ये जो बाहर का पृष्ठ है ये, इसको हमने एक को तो क्या कर दिया, काला रंग कर दिया, और एक पे हमने रंग कर दिया यहाँ पे सफ़ेद। एक के काला रंग कर देंगे और एक को कर देंगे सफ़ेद रंग से, और फिर इसको हम इस प्रकार का कलर करके और दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में हम जल भर देंगे, और जल भर के उनको दोपहर में लगभग 1 घंटे 2 घंटे के लिए हम धूप में रख देंगे, और उसके बाद में दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप को हम मापेंगे। हम इसका ताप मापी से भी माप सकते हैं, नहीं तो अपनी अंगुली भी इसमें डुबो के हम माप सकते हैं। दोनों हाथों की अंगुली एक साथ उसमें डुबोएंगे दोनों बर्तनों में अलग, तो हमें पता लग जाएगा। तो क्या होगा, जिस बर्तन का रंग बाहर से काला किया हुआ है उसका पानी हमें ज़्यादा गर्म मिलेगा, और जिसके बर्तन के बाहर हमने सफ़ेद रंग किया है उसका पानी कम गर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो गहरा रंग है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो काला रंग ने ऊष्मा को अवशोषित करेगा और पानी ज़्यादा गर्म करेगा, और जो सफ़ेद रंग है वो ऊष्मा को परावर्तित करता है, कुछ अवशोषित करेगा कुछ परावर्तित कर देगा, तो फिर इसका पानी हमें कम गर्म मिलेगा। अब इसी का एक नया क्रियाकलाप है, दूसरा प्रयोग है। ये जो दोनों डिब्बे हैं इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप का हम जल भरेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड का, और दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद में हम देखेंगे कि प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात करेंगे, और क्या इन दोनों डिब्बों में जल का ताप समांतर से कम हुआ है। इन क्रियाकलापों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक प्रतीत क्यों होता है। क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। अब सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म क्यों बना के रखते हैं, ये इसका अंतिम टॉपिक है। इसके बाद में ये पाठ को हम समाप्त करेंगे आज। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र इसलिए पहनते हैं ताकि ऊन ऊष्मारोधी होती है।
हम जानते हैं ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु भरी रहती है। हमने पीछे के 6th या 7th का ही पीछे का पार्ट था, उसमें बात की थी। तो ऊन के जो रेशे हैं उसके बीच में वायु भरी रहती है, और हम जानते हैं कि वायु ऊष्मारोधी होती है, और वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि ऊष्मारोधी होती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनने से। अब सर्दियों में आपको यदि एक ऑप्शन मिले कि आपको या तो एक मोटा कंबल ले सकते हो, या एक के ऊपर एक जुड़े हुए 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने की आपको छूट हो, तो आप क्या करोगे? निश्चित रूप से आप जो 2 पतले कंबल हैं जो एक के ऊपर एक जुड़े हैं उनका आप चुनाव करोगे, क्योंकि उनके बीच में वायु की परत विद्यमान है और वो आपके शरीर को ज़्यादा गर्म रखेगी। तो ये चैप्टर ऊष्मा का जो चैप्टर था उसका हमने आज दूसरा पार्ट कंप्लीट किया है, और निश्चित रूप से आपको विषय क्लियर हुआ होगा। तो हमने ऊष्मा का स्थानांतरण से हमने इसको प्रारंभ किया। चालन, संवहन और विकिरण, ये 3 प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। प्रयोग के द्वारा भी हमने इसको अच्छी प्रकार से समझा है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसमें हम इसके पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम बात करेंगे।